अमोनिया की बात करें हमें प्रिपेयर करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हाइड्राइड के टाइम पे अमोनिया का जो है हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया। अमोनिया के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया कि अमोनिया बेसिक होता है, अमोनिया जो है पिरामिडल शेप का होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, बॉन्ड एंगल 107.8 होता है। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अमोनिया सोल्यूबल भी होता है वाटर में, राइट। तो जब ये हाइड्राइड पढ़ा था तो वहाँ पे अमोनिया के बारे में हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या डिस्कस करें कि हाउ विल यू प्रिपेयर अमोनिया। अमोनिया आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, समझ में आ रहा है। तो अमोनिया के प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगर मैं फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूँ तो फ्रॉम यूरिया से आप अमोनिया कैसे प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन from urea. यूरिया से अमोनिया कैसे प्रिपेयर होगा उसके लिए मैं थोड़ा एग्जांपल बताना चाहूंगा कि जैसे फार्मर होते हैं, राइट। यूरिया एक फर्टिलाइजर है। जब वो खेतों में यूरिया को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब वहां पे सर्व करते हैं यूरिया को, तो यूरिया मॉइस्चर गेन करता है, समझ में आ रहा है। जब वो लैंड पे आता है तो नमी वाले लैंड से क्या करता है, वाटर को गेन करके वो पहले अमोनियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है, अमोनियम कार्बोनेट। बाद में वो डिकम्पोज होके क्या हो जाता है, अमोनिया CO2 एंड वाटर, अमोनिया CO2 एंड वाटर। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया फॉर्मूला इज NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ये यूरिया है, जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा क्या हो जाएगा, ये अमोनियम कार्बो। क्या फॉर्मूला होगा, NH4 twice CO3। समझ में आ रहा है। अब यहाँ कितना वाटर लेना चाहिए अपने को, NH4 twice CO से CO3 कितने मोल, 2 मोल। ये समझ में आ रहा है। अब ये जो अमोनियम कार्बोनेट है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमोनिया में। किसमें, अमोनिया। अमोनिया गैस मिल जाता है CO2 एंड, ये समझ में आ रहा है। तो इस मेथड से हमें क्या मिल गया, अमोनिया गैस। अब यहाँ पे दूसरे मेथड की अगर मैं बात करूं, दूसरे मेथड में हम फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड ये जितने भी मेथड है ना ये स्मॉल स्केल पे प्रिपेयर किए जाएंगे। लार्ज मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, ये इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, स्मॉल स्केल पे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला क्या था, हमने क्या किया कि यूरिया को मॉइस्चर गेन करा दिया, मॉइस्चर के प्रेजेंस में यूरिया कन्वर्टेड इनटू अमोनियम कार्बोनेट and further decompose into ammonia CO2 and water. But second method of preparation क्या है, from ammonium chloride। ये अमोनियम क्लोराइड ना आपने एस ब्लॉक में भी ये वाला रिएक्शन पढ़ा रहेगा, अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस, समझ में आ रहा है। तो जब भी हम NH4Cl लेते हैं इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा देते हैं। किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। बाय हीटिंग ये कन्वर्ट हो जाता है, बाय हीटिंग ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये अमोनिया बना लेगा। क्या कर देगा, अमोनिया बना लेगा। और ये Cl जो है कैल्शियम के साथ CaCl2 बना लेगा। जब CaCl2 में जाएगा तो क्या होगा, 2 मोल लेना पड़ेगा। अब यहाँ से 2 OH बचा और NH4 से अमोनिया मिल जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 मोल वाटर है। अब यहाँ कितना मोल अमोनिया बनेगा, 2। रीजन, 2 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड व्हेनेवर ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होके 2 मोल किसके बना लेंगे, अमोनिया के। और कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर मिला है। यहाँ पे जो अमोनिया है वाटर में है, राइट। तो मॉइस्ट अमोनिया है। अगर मुझे मॉइस्ट अमोनिया से ड्राई अमोनिया ये मॉइस्ट है, राइट। हमें अमोनिया ड्राई कन्वर्ट करना है विदाउट वाटर, विदाउट मॉइस्चर। तो यहाँ पे कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना चाहिए, विच डिहाइड्रेटिंग एजेंट आर यूज फॉर अमोनिया। अगर मैं एसिड लेता हूँ तो अमोनिया क्या होता है, बेस होता है। तो ये वाटर रिमूव करने के बजाय क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
समझ में आ रहा है? हमने कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट पढ़े हुए हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिहाइड्रेटिंग एजेंट की, सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा हुआ है, P2O5 पढ़ा हुआ है, समझे? अब P2O5 क्या करेगा? वाटर अगर है तो उसके साथ कांटेक्ट में आके क्या कर देगा? H3PO3 बना देगा, जो खुद एक एसिड है, अमोनिया एक बेस है, कंबाइन हो जाएंगे, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तीसरा हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? अगर CaCl2 लेते हैं, CaCl2 भी क्या है? ये भी वाटर एब्सॉर्ब करता है, समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे अमोनिया के साथ CaCl2 जब रिएक्ट करता है ना तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। कौन सा? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा। तो हम क्या यूज करें यहाँ पे? कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड अगर यहाँ पे मैं यूज करूँ तो आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड। अगर कैल्शियम ऑक्साइड यूज करूँ तो अमोनियम मॉइस्ट से अमोनिया ड्राई में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड क्या बिहेव करेगा मेरा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो मॉइस्ट अमोनिया गैस इज ड्राई ओवर क्विक लाइम CaO, किसमें? CaO, जिसका नेम क्या होता है? क्विक लाइम और लाइम। समझ में आ रहा है नहीं? ये प्रोसेस समझा? बाकी क्यों नहीं यूज होंगे वो समझ में आ रहा है? व्हाई नॉट सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाई नॉट P2O5, ये वाले डिहाइड्रेटिंग एजेंट को हम क्यों नहीं ले सकते? तो ये इसलिए नहीं ले सकते, वहां एसिड बेस टाइप का रिएक्शन होगा। CaCl2 क्यों नहीं ले सकते? कॉम्प्लेक्स बना देगा। समझ में आ रहा है? अंदर नेक्स्ट थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूं मैं तो बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट, बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट from ammonium from ammonium salt। अगर मैं बात करूं तो बाय यूजिंग अमोनियम सॉल्ट क्या करेंगे? अमोनियम सॉल्ट को, अमोनियम सल्फेट यहां नहीं दिया जाए तो ध्यान देना जरा, अमोनियम सल्फेट को अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, NaOH और KOH के साथ रिएक्ट, क्योंकि होता क्या है कि अगर ये ड्राई करना होगा, हाँ इसकी बात कर रहे हैं ना, ये CaCl2 राइट, ये CaCl2 यहाँ पे अमोनिया को मैं गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड ले लिए। अगर ये यहाँ पे रहेगा तो ये CaCl2 इसको सेपरेट कर दूंगा मैं, अगर सेपरेट नहीं करूंगा तो ये CaCl2 क्या करेगा? इसी के साथ कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन होके क्या बना देगा? ये एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो ये रिएक्ट ना करे, इसलिए इस गैस को क्या करेंगे? हम सेपरेट करेंगे। पर जब सेपरेट करेंगे यहाँ पे थोड़े मॉइस्ट भी रहेंगे, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहता है ना, CaCl2 प्रेसिपिटेट, उसको सेपरेट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे जब सेपरेट करोगे तो मॉइस्ट अमोनिया भी मिलेगा, अमोनिया के साथ वाटर भी है, तो वो कैसे ड्राई करेंगे? समझ में आ रहा है? नहीं सेपरेट करेंगे तो क्या करेगा? वो रिएक्ट करेगा। अमोनियम सल्फेट को जब NaOH के साथ में रिएक्ट कराऊंगा बाय हीटिंग तो ये क्या हो जाएगा? ये सोडियम सल्फेट बना देगा और क्या बना देगा? अमोनिया और वाटर। क्या बना देगा? अमोनिया और वाटर। तो Na2SO4 प्लस H2, यहाँ पे भी मॉइस्ट अमोनिया है, तो ड्राई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्विक लाइम, लाइम ही यूज करेंगे। रिएक्शन में दो अमोनिया है, दो अमोनियम है तो यहाँ पे 2 मोल। समझ में आ रहा है? तो इसका कितना मोल लेना पड़ेगा? 2। वाटर कितने निकलेंगे? ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट? रिएक्शन को बैलेंस करना है, क्या कर दूं मैं? बैलेंसिंग समझने के लिए NH4SO4, NH4SO4, ये समझ में आ रहा है? अब इसका 2 मोल है, सल्फेट है, यहाँ से 2Na, ये Na2SO4 चला गया, बचा क्या? 2OH। अब ये जो NH4 है ना, ये अमोनिया और H+ की फॉर्म में लिख दो, तो H+ एंड OH माइनस क्या कर देगा? ये 2H+ एंड 2OH माइनस कंबाइन टू फॉर्म, तो ये बैलेंसिंग रिएक्शन। समझ में आ गया या नहीं? ये तो था हमारा थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड की अगर बात करें, फोर्थ मेथड जो है, फोर्थ मेथड इज कॉमर्शियल मेथड। मतलब अगर आपको लार्ज अमाउंट में
अमोनिया प्रिपेयर करना है, लार्ज अमाउंट में अमोनिया प्रिपेयर। कैसे लार्ज अमाउंट में अमोनिया प्रिपेयर करेंगे? हाउ विल यू प्रिपेयर अमोनिया इन अ लार्ज क्वांटिटी? तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्री में प्रिपेयर करना होगा। तो इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं कि अमोनिया अगर प्रिपेयर करना है, रिएक्शन है N2+H2 टू प्रोड्यूस NH3, ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है? हैबर प्रोसेस। क्या बोला जाएगा? हैबर प्रोसेस। समझ में आ रहा है? इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हैबर प्रोसेस। इस प्रोसेस का रिएक्शन बहुत इजी है, ध्यान देंगे। N2 लेंगे, H2 ले लेंगे, रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल। क्या फॉर्म करेगा? NH3। क्या फॉर्म करेगा? NH3। कितने मोल? 2। समझा? ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगा अकॉर्डिंग टू लीच एट प्रिंसिपल एट हायर प्रेशर एंड समझ में आया? हायर प्रेशर। तो हायर प्रेशर पे ये दोनों गैस क्या हो जाएंगे? पहले लिक्विफाइड हो जाएंगे। हायर प्रेशर पे दोनों गैस क्या हो जाएंगे? लिक्विफाइड हो जाएंगे। यहाँ प्रेशर कितना यूज करना है, तो मैं इस रिएक्शंस के कंडीशंस को भी अगर लिखूं तो 700 केल्विन टेम्परेचर, क्या लेंगे? 700 केल्विन टेम्परेचर। प्रेशर कितना होगा? 200 into 10⁵ पास्कल, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? 20 मेगा पास्कल। 20 मेगा पास्कल। समझ में आ रहा है या नहीं? 20 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल हम 10⁶ हो जाएगा, तो ये 20 × 10⁶ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 20 मेगा पास्कल ये प्रेशर का क्राइटेरिया है। हाई प्रेशर पे ये क्या होगा? ये गैसेस जो है लिक्विफाइड हो जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे कंप्रेशन में आके ये मिक्स हो जाएंगे। फिर ये क्या होगा? यहाँ पे कैटलिस्ट प्रोवाइड करना होगा। कैटलिस्ट आयन या आयन Fe का पाउडर यूज करेंगे। Fe पाउडर या Fe ऑक्साइड ले लेंगे, आयन ऑक्साइड भी लेते हैं। समझ में आ रहा है? कैटलिस्ट Fe पाउडर ले लूं ना, Fe पाउडर, आयन ऑक्साइड ले लूं। आयन ऑक्साइड के साथ साथ हम Al2O3 भी ले लेंगे एंड K2O भी ले लेंगे। समझ में आ रहा है? प्रमोटर एक होता है, प्रमोटर, इस रिएक्शन के लिए प्रमोटर भी यूज करते हैं। ये प्रमोटर इज मोलिब्डेनम। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा प्रमोटर है, ये कैटलिस्ट है। ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होंगे, ध्यान में रखना। स्मॉल क्वांटिटी में क्या लेंगे? Al2O3 है, K2O, Fe पाउडर ले लेंगे या आयन ऑक्साइड ले लेंगे, मोलिब्डेनम प्रमोटर ले लेंगे। ये कंडीशन जब होगा ना, इस कंडीशन में ये रिएक्शन फेवर करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। एक बार डायग्राम को भी समझ लेते हैं। डायग्राम में क्या दिया है? दो इनलेट है, गैसेस, दो गैसेस यहाँ से इनलेट हो रहे हैं, यहाँ पे आके कंपोजर में मिक्स होंगे। प्रेशर बहुत ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड हो जाएगा। फिर यहाँ से ये लिक्विफाइड होके इधर कैटलिस्ट मिक्स करेंगे, तो ये आपस में दोनों क्या करेंगे? दोनों गैसेस जो लिक्विड फॉर्म में है रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद ये क्या होंगे? ये अमोनिया बना देंगे। समझ में आ रहा है? अगर ये कंडीशन, ये क्या है? फेवरेबल कंडीशन अमोनिया। अमोनिया ये रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्स होगा तो क्या बनेगा? फिर से N2H2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये रिएक्शंस में फेवरेबल कंडीशन है हमारा टेम्परेचर 700 केल्विन, प्रेशर 20 मेगा पास्कल, कैटलिस्ट Fe आयन ऑर्डर के फॉर्म में रहेगा, एंड प्रमोटर जो है मोलिब्डेनम। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा हैबर प्रोसेस है जिससे हम अमोनिया लार्ज अमाउंट में प्रिपेयर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो सेम चीजें बोला है अपने नोट्स में दिया। यहाँ तक कोई डाउट है? इसके बाद ये अमोनिया का प्रिपरेशन, इसके बाद इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज जरा ध्यान देंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अमोनिया जो है कलरलेस गैस होता है। अमोनिया क्या होता है? एक कलरलेस गैस होता है। अमोनिया अगर कलरलेस गैस है, समझ में आ रहा है? तो ये अमोनिया इज कलरलेस गैस। दूसरा मैं लिखूंगा यहाँ पे अमोनिया इज अ कलरलेस गैस, और द ऑर्डर ऑफ अमोनिया, द स्मेल ऑफ अमोनिया कैसा होगा? पंजेंट स्मेल। अमोनिया का स्मेल कैसा होता है? पंजेंट। समझ में आ रहा है? तो बहुत खुश भी हो रहा है पंजेंट के नाम पे। पंजेंट स्मेल,
पंजेंट स्मेल पता है सबको? हाँ, नहीं पता रहेगा तो किसी पब्लिक टॉयलेट के रास्ते से जाओ, रास्ते से ही जाओ तो भी आपको पता चल जाएगा उस स्मेल कैसा होता है। समझ में आया? पंजेंट स्मेल जनरली नाइट्रो यहाँ पे पूरे पी ब्लॉक में 2-3 ऐसे रहेंगे जिसका स्मेल अलग रहेगा, नहीं तो सबके ओडर में पंजेंट है। मैं बताऊंगा, खाली PS3 की बात छोड़ दी जाए और एक दो कंपाउंड है उनको छोड़ दिया जाए तो, नहीं तो सारे में क्या लिखा जाएगा? पंजेंट स्मेल। तो अमोनिया पंजेंट है, ये समझ में आ रहा है? ओडर अमोनिया का पंजेंट है। सोल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया की बात करें, क्या अमोनिया सोल्यूबल होता है वाटर में? अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए बहुत तेजी से सोल्यूबल होता है। उसका साइज भी कम है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा? स्ट्रांग होगा ना। हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या पढ़ा है कि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस का साइज कम है तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होगा, तो यहाँ सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं इनकी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं, डेटा हमें याद करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी फ्रीजिंग पॉइंट 198 केल्विन है, समझ में आ रहा है? 198 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है हमें? 239.7 केल्विन, ये इनका बॉइलिंग पॉइंट है। समझ में आ रहा है? अमोनिया का नेचर कैसा होता है? अमोनिया बेसिक इन नेचर, अमोनिया बेस होता है, जो हमने हाईलाइट भी ये प्रूव भी किया, अमोनिया इज अ बेसिक इन नेचर। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, एक बार फिर से ध्यान देंगे। अमोनिया क्या होगा? कलरलेस गैस, उसमें दिया है, ध्यान देंगे, कलरलेस गैस, पंजेंट इन ओडर, स्मेल कैसा होगा? पंजेंट होगा। फ्रीजिंग पॉइंट 198 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 239 केल्विन, इधर एक दो पॉइंट और है, मतलब सोल्यूबल इन वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ड्यू टू स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे आर सोल्यूबल इन वाटर। अमोनिया बेसिक इन नेचर। ये हो गया इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, अमोनिया की रिएक्टिविटी की बात करूं, सो व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑफ अमोनिया? किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाने वाला है? तो इसका पहला रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर मैं अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दूं एट हायर टेंपरेचर approximately 1100 Kelvin with platinum catalyst, 1100 Kelvin with platinum catalyst, तो ये अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा प्लेटिनम कैटलिस्ट पे। 1100 केल्विन, अमोनिया कन्वर्टेड इनटू NO plus H2। NO इज अ नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या बन जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। समझ में आ रहा है आपको? ये अमोनिया किसमें जा रहा है? NO में, जो क्या बन रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन? तो अमोनिया कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड, ये वाला रिएक्शन आप नाइट्रिक एसिड पढ़ेंगे, उसके प्रिपरेशन में पहला स्टेप यही होगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए हम NO प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं? अमोनिया से। हम रिएक्शंस को बैलेंस भी कर सकते हैं, तो ट्राई टू बैलेंस द रिएक्शन। कैसे बैलेंस करेंगे? NO बन रहा है, वाटर बन रहा है, NO बन रहा है और वाटर बन रहा है, तो ट्राई टू बैलेंस द रिएक्शन क्या करेंगे? बोलो जरा। इसको 4 ले लें, ये भी 4, 12, तो 6 ऑक्सीजन 5, समझ में आ रहा है? 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, इधर भी 4 है, इधर भी 6 है, रिएक्शन बैलेंस। अमोनिया जो है यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को क्या कर रहा है? कॉपर यहाँ +2 से 0 में जा रहा है, तो अमोनिया इसको क्या कर रहा है? रिड्यूस। और यू कैन से कॉपर ऑक्साइड इस अमोनिया को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो रिएक्शन क्या होगा? अमोनिया व्हेनेवर रिएक्ट विद कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, किस में चला जाएगा? ये कॉपर में जाएगा, N2 बनेगा और H2O बनेगा। इस रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे हम। इधर क्या ले लें? N2 बन रहा है, मतलब अगर मैं 2 मोल ले लूं, 6 हाइड्रोजन है तो 3 वाटर, समझ में आ रहा है? अब 3 वाटर के लिए इधर 3, ये क्या हो जाएगा? 3, रिएक्शन बैलेंस। इस सेकेंड रिएक्शन समझ में आ रहा है या नहीं? थर्ड रिएक्शन जो है, रिएक्शन विद हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन।
अगर मैं हाइड्रोजन के साथ अमोनिया को रिएक्ट कराऊं, या दो टाइप का रिएक्शन, अमोनिया whenever react with क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा हूं और मैंने क्लोरीन को क्या ले लिया है, एक्सेस, अमोनिया एक्सेस में ले लिया है क्लोरीन को, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, यहाँ NCl3 बनेगा और 3H6, ये समझ में आ रहा है। बट अगर सेकेंड स्टेप में मैं अमोनिया को एक्सेस में ले लूं, ध्यान देना जरा, और यहाँ क्लोरीन से रिएक्ट करा, क्या मिलेगा, अमोनिया एक्सेस में है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, अब ये बनाएगा NH4Cl समझ में आ रहा है। अब ये रिएक्शन कैसे होगा, कितना मोल लेना चाहिए कि रिएक्शन बैलेंस होगा। अब यहाँ पे देखो NH4 भी बन रहा है और N2 भी बन रहा है, इसका कितना मोल ले लूं मैं, 8 मोल लूंगा ना, तो स्प्लिट दो पार्ट में करूंगा, कैसे, इसको N2 लेके जाना है तो मैं दो अमोनिया ऐसे लिख सकता हूँ। अब जरा यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करेंगे, दो अमोनिया लिखा मतलब 2N2, N2 तो मिल गया, और हाइड्रोजन कितना बच रहा है, 6, तो इधर मैं क्या ले लूं, 6 अमोनिया। अब 6 अमोनिया में 6 हाइड्रोजन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, NH4, नहीं समझे। अब यहाँ क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, कैसे, एक मोल लिया, दो इधर, दो N2 निकल गया, बचा क्या, 2 into 3 6 हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन अमोनिया को दिया, एक मोल को एक हाइड्रोजन, तो एक NH4, 6 मोल को 6 हाइड्रोजन, 6 NH4 प्लस 6 क्लोरीन, NH4Cl, ये समझ में आ रहा है। सेम रिएक्शन जो होगा, सेम फॉर Br2, सेम फॉर ब्रोमीन के लिए सेम होगा, बट आयोडीन के लिए सेम होगा क्या, आयोडीन को भी जरा पढ़ लेते हैं। अमोनिया लेंगे, आयोडीन के साथ रिएक्ट करा दिया तो क्या बनाएगा, NH3NI3, NH3NI3, ये समझ में आ रहा है, प्लस HIV बनेगा, ये पहला। तो कितना मोल लेना पड़ेगा, 2, यहाँ पे 3 और ये 3, टोटल 3 आएगा, ये समझ में आ गया। अब इसी NH3NI3 को हम 8 मोल मान लें, कितना मान लें, 8 मोल, समझ में आ रहा है। इसको अगर 8 मोल मान लें तो ये क्या होगा, इसको भी ना मैं उसी तरह से लूंगा, इसी तरह से मैं यहाँ पे भी तोड़ूंगा, जब इसी तरह से तोड़ूंगा तो क्या होगा, समझ में आ रहा है आपको, इसको भी तोड़ लो, NH3NI3, लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसको भी दो पार्ट में ब्रेक करो, समझ पा रहे हैं, आया ना, हमारे पास कितना है, 6NI3 है। अब क्या करना है, ये जो है ना, ये 2 into 3, इसको भी ब्रेक कर दो, चाहे तो यहां से भी कर सकते हैं, क्या करूं मैं, और ये समझा। अब ये 2 into 3, 6 हाइड्रोजन इसको दे दूं मैं, क्या हो जाएगा, 6NH4, और यही 2 into 3, 6 आयोडीन दे दूं तो क्या बन जाएगा, 6NH4I। तो कितने लोग को ये वाला पार्ट समझ गया, यहां तक समझा, ये 6NH3 है, 2 into 3, 6 हाइड्रोजन दे दिया, क्या बन गया, NH4, और ये I दे दिया, NH4I। अभी क्या क्या बचा है समझा, ये गया, दो नाइट्रोजन इधर, दो नाइट्रोजन इधर, कितने आयोडीन है, 18, 9 I2 निकाल दो, 6 नाइट्रोजन इधर बचा, दो इधर बचे, दो इधर बचे, कितने हो गए, 5N2, 2N2 4N6, ये रिएक्शन देखो बैलेंस रहेगा। ये समझ में आ रहा है कैसे होगा, उसको दो पार्ट में तोड़ दो, तोड़ने का टेक्निक समझा, NH4I में जाएगा, कैसे जाएगा वो, NH3 को पहले एक H चाहिए, फिर क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, तो हमने इस तरह से तोड़ा, 6NH3 है, इसको 6 हाइड्रोजन दे दो यहाँ से, ये वाला हाइड्रोजन इधर, NH4 हो गया, ये वाला आयोडीन इधर, NH4I हो गया, नहीं समझा। तो ये था
आयोडीन के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करेंगे यहाँ पे। अगर मैं किसी मेटल के साथ रिएक्ट करा, किसके साथ? मेटल के साथ, कोई एक्टिव मेटल। तो कोई एक्टिव मेटल लाइक एज अ सोडियम पोटेशियम रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, ये मेटल अमाइड बना देगा। क्या बना देगा? मेटल अमाइड। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके साथ अगर मैं रिएक्ट करा तो सोडियम के साथ अमोनिया को अगर रिएक्ट कराया क्या मिलेगा? NaNH2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा। रिएक्शंस को अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ क्या करना है? 2 मोल 2 मोल 2 मोल। सिमिलरली फॉर पोटेशियम, ये रिएक्शन हम खुद से बैलेंस कर सकते हैं, इधर भी 2 इधर भी 2। समझ में आ रहा है आपको? तो whenever reaction with metal, active metal, ammonia combined with active metal to form amide, क्या बना लेगा? अमाइड। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम अमाइड, सोडामाइड भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और हाइड्रोजन गैस। यहाँ तक देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन जो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूँ, नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ पे भी मेटल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा है। अगर मैं FeCl3 को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा, किसको? FeCl3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे ना जब भी, तो ये Fe2O3 बना रहा है डॉट X2O प्लस 3NH4Cl, ये ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है? ब्राउन प्रेसिपिटेट। जिंक सल्फेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्ट कराते हैं तो जिंक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट जो वाइट प्रेसिपिटेट होता है। जिंक जो है +2 में ना हमेशा ये वाइट प्रेसिपिटेट है, जिंक जो है हमेशा कलरलेस होता है +2, और Fe जो है यहाँ पे +3 में क्या दे रहा है? ब्राउन प्रेसिपिटेट। इनके रिएक्शंस क्या होंगे जरा हम ध्यान देते हैं कि अगर मैं FeCl3 को, किसको? FeCl3 को रिएक्ट करा, रिएक्शन ध्यान देंगे, FeCl3 ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब भी रिएक्ट कराएंगे तो ये रिएक्ट करके आयन ऑक्साइड Fe2O3 बनाता है डॉट XH2O बना देगा। समझ में आ रहा है? प्लस NH4Cl बना देगा। ये होगा क्या? OH। ये 3 क्लोरीन यहाँ पे आ जाएंगे, ये क्या हो गया? 3NH4Cl। ये एक कंपाउंड फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर हाइड्रेटेड, ये क्या है? हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड है। X मोल ऑफ वाटर मतलब हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड नहीं। तो यहाँ पे हाइड्रेटेड फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया कि वाटर आया किसी ऑक्साइड में, तो वाटर एज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया, तो ये क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड। अब यहाँ 2 Fe है ना, तो मैं इसको 2 मोल ले लूँ। जब 2 मोल ले लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? 6 क्लोरीन ना, तो मुझे कहीं ना कहीं 6 देना पड़ेगा। ये रिएक्शन किस तरह से समझ में आ रहा है आपको? अमोनियम एंड क्लोरीन बैलेंस। अब 6 OH बचा, तो 3 तो इधर चले गया और यहाँ X जो है 3 मोल ऑफ वाटर मान सकते। तो इस तरह से ये बैलेंस होगा, आयन ऑक्साइड फॉर्म होगा। आयन ऑक्साइड मतलब Fe2O3 डॉट H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। जब आप जिंक सल्फेट लेंगे, यहाँ पे कलर याद रखना, जिंक सल्फेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे NH4OH है, यहाँ पे जिंक एंड SO4। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? ZnOH ट्वाइस ZnOH, और ये क्या हो जाएगा? NH4SO4, तो ये ट्वाइस हो जाएगा। सल्फेट क्या होता है? -2, तो अमोनियम प्लस, इस तरह से बन गया। अब ये जो जिंक है +2 में ना वाइट प्रेसिपिटेट देता है। क्या देता है? वाइट प्रेसिपिटेट। अमोनिया जो है एक्वस मीडियम में आयोनाइज होके अमोनियम आयन बनाता है। NH3 प्लस H2O सब ये एक्वस मीडियम में डिसॉल्व होगा
तो NH4 प्लस एंड OH माइनस। अमोनिया एक बेस है, वाटर का प्रोटॉन गेन कर लिया, क्या बन गया NH4 प्लस। ये यहाँ क्या बिहेव कर रहा है, क्रॉसस्टेट बेस। क्या बिहेव कर रहा है, क्रॉसस्टेट बेस। और क्या बन जाएगा OH माइनस। समझ में आ रहा है। एक और रिएक्शन ले लेंगे, तो अमोनिया को जब ये हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ, हाइपोक्लोराइड, तो अमोनिया जो है कन्वर्ट हो जाता है हाइड्राजीन में। किसमें, हाइड्राजीन में, NaOCl। हाइपोक्लोराइड क्यों बोला, तो क्योंकि क्लोरीन +1 में है, +1 में ये हाइपो होता है, +3 में हैलस होता है। समझ में आ रहा है। और +5 में हैली, +7 में पर है। अब अमोनिया दोनों ले लेंगे तो क्या बन जाएगा NH2 NH2। ये हाइड्रोजन बन गया, और क्या बनेगा, अब NH2 बनाया तो 2 हाइड्रोजन, अब 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन इसका कंबाइन होकर क्या बना लेगा H2O प्लस क्या बन जाएगा NaCl। ये समझ में आ रहा है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, हाइड्रोजन। यही अमोनिया सेल्फ आयोनाइज भी होता है। क्या होता है, सेल्फ आयोनाइज। अमोनिया क्या हो जाता है, सेल्फ आयोनाइज। तो अमोनिया को जब हम वो ले लें तो ये सेल्फ आयोनाइज होके NH4 प्लस एंड NH2 माइनस बना देगा। क्या बना देगा, NH4 प्लस एंड NH2 माइनस। अमोनिया मॉलिक्यूल सेल्फ आयोनाइज होता है एक्वस मीडियम में, सेल्फ आयोनाइज हो जाता है एक्वस मीडियम में। ये क्या बना देगा NH4 प्लस एंड NH2 माइनस। याद रख समझो, अमोनिया जो है वो एक्वस मीडियम में या लिक्विड फॉर्म में सेल्फ आयोनाइज होके NH4 प्लस एंड NH2 माइनस बनाएगा। अमोनिया मॉलिक्यूल रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल कॉम्प्लेक्सेस। क्या बना लेगा, मेटल कॉम्प्लेक्सेस व्हिच हेल्प टू आइडेंटिफाई मेटल आयन। जो क्या करता है, मेटल आयन को आइडेंटिफाई में काम करता है। जैसे कि अगर मैं कॉपर रिएक्शन विद मेटल में आऊंगा मैं यहाँ पे कि रिएक्शन विद ट्रांजिशन मेटल या मेटल आयन, तो यहाँ पे जब स्टूडेंट अमोनिया मेटल आयन के साथ रिएक्ट करे, कॉपर +2 में ब्लू कलर होता है। कैसा होता है, जब ये अमोनिया के साथ कंबाइन होगा तो ये CuNH3 4 टाइम और क्या बना देगा 2+। ये कैसा कलर होगा, डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू। ये समझ में आ रहा है, कौन सा कलर फॉर्म होगा, डीप ब्लू कलर। तो ये अमोनिया में कॉपर का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। जैसे अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनाया, ये कलर क्या हो जाता है, बहुत डार्क हो जाता है, डीप ब्लू कलर फॉर्म हो जाता है, जिसके हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई कॉपर +2 में आया है। कॉपर +1 में रहेगा ना तो कलरलेस होगा, बट +2 में क्या होता है, ये डीप ब्लू कलर होता है। समझ में आ रहा है। अगर मैं Ag की बात करूं, Ag+, तो जब किसी Cl- के साथ कंबाइन होगा AgCl, ये कलरलेस होता है। जैसे ही ये AgCl बनाया, ये वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। समझ में आ रहा है। इसी वाइट प्रेसिपिटेट में आप क्या करो, अमोनिया से रिएक्ट करो, NH3 प्लस AgCl, 2 मोल अमोनिया लेना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म AgNH3 ट्वाइस, यहाँ पे प्लस और माइनस क्या बन जाएंगे, सॉल्व। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या बना है, AgNH3 ट्वाइस, ये सिल्वर का कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोला है। इस सिल्वर कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा, कलर, अब देखो व्हाइट प्रेसिपिटेट था, ये AgCl क्या था, बोलो जरा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, किसमें गया, कलरलेस। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अमोनिया प्रेजेंट है कहीं पे, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि ये अमोनिया है, समझ में आ रहा है। तो अमोनिया का टेस्ट क्या होगा, टेस्ट फॉर अमोनिया, ये पूछा गया है, टेस्ट फॉर अमोनिया, जरा ध्यान दें। अमोनिया का टेस्ट बाय यूजिंग नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट, बाय यूजिंग नेस्लर रिएजेंट। तो यहाँ पे नेस्लर रिएजेंट हम यूज करेंगे। बाय यूजिंग नेस्लर रिएजेंट,
फॉर्मूला क्या होता है नेस्लर रिएजेंट का? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेस्लर रिएजेंट? K2SeR4। So K2SeI4 known as a Nessler reagent जो अमोनिया के कांटेक्ट में आके ये क्या बनाएगा? ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाएगा। क्या बनाएगा? ब्राउन प्रेसिपिटेट, जिसको आयोडीन मिलियंस बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयोडीन मिलियंस बेस। हम अमोनिया को रिएक्ट कराते हैं K2SeI4 के साथ, क्या मिलेगा हमें? NH2 SgO SgI, ये मिला NH2 SgO SgI। ये क्या हो गया? इसको बोलते क्या है? कि आयोडीन है, राइट? सो आयोडीन्स ऑफ मिलियंस बेस, आयोडीन्स ऑफ मिलियंस बेस, समझ में आ रहा है? जिसका कलर क्या होता है इसमें? ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या बनेगा? समझ में आ रहा है? अब इसको बैलेंस कर लीजिए। हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन? रिएक्शंस को बैलेंस करना है। इन दोनों को मिला दिया, मुझे ये मिल गया, 2 Ag चाहिए। क्या करूं मैं? इधर 2 मोल ले लूं, आया ना? यहां तक समझा? अब ये 2 मोल ले लिया, I कितना हो गया? 4, 2 × 4 8। एक आयोडीन यहाँ पे है, आयोडीन कौन से फॉर्म में जाएगा? KI। तो K कितना लेना चाहिए? अच्छा, ये अल्कली मीडियम में रिएक्शन होता है, मैंने बेस को ऐड नहीं किया, वो जरा ध्यान दें। रिएक्शन अकर इन अल्कली मीडियम, रिएक्शन अकर इन अल्कली मीडियम। K कितना है हमारे पास? 4, 7 KI जाएगा, तो कितना लेना पड़ेगा इधर? 3। एक आयोडीन इधर है ना, टोटल कितना है? 2 × 4 8 है, 8 में से 1 गया तो बचा कितना? 7 KI। अब 3 OH, समझ में आ रहा है? 3 OH और एक हाइड्रोजन मिलके क्या हो जाएंगे? 2 H2। ये रिएक्शन समझा या नहीं? नहीं समझा? रिएक्शन बैलेंस है, चेक करो जरा। रिएक्शन बैलेंस है। तो ये लास्ट रिएक्शन हमारा क्या था? टेस्ट फॉर अमोनिया बाय यूजिंग Nessler reagent। What is the formula of Nessler reagent? K2SeI4। आयोडीन मिलियंस बेस का फॉर्मूला क्या होगा? NH2SgO SgI। समझ में आ रहा है? जब हम अमोनिया को बेसिक मीडियम में Nessler reagent से रिएक्ट कराते हैं तो वहां पे फॉर्मूला बनता है NH2SgO SgI which is known as iodines of मिलियंस बेस, जो एक ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है। कैसा होता है? ब्राउन प्रेसिपिटेट। ब्राउन कलर का ये प्रेसिपिटेट बनता है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे क्या होगा? अमोनिया। हम जब लेबोरेटरी में जाएंगे तो वहाँ पे क्या करते हैं कि हमें सॉल्ट दिया रहता है, कोई कंपाउंड दिया रहेगा, वहाँ अमोनिया है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा? तो हम उस गिवन कंपाउंड को लेंगे, उसको अल्कली मीडियम में फिर नेस्लर रिएजेंट को ऐड कर देते हैं। समझ में आ रहा है? ऐड करने के बाद आपको अगर वहां पे ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि अमोनिया प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? ये आपके लिए अननोन है। आपने क्या किया? इसको और इसको ले लिया, ये नोन है। इनके बाद इसको जब आप पास करेंगे, कलर अगर ब्राउन प्रेसिपिटेट बन रहा है मतलब अमोनिया प्रेजेंट है। नहीं बना, क्या अमोनिया प्रेजेंट है? ये पॉइंट क्या है? यूजेस ऑफ अमोनिया। अमोनिया को कहां-कहां पे यूज करते हैं? फॉर प्रिपरेशन ऑफ inorganic compound, preparation of inorganic compound, inorganic compound like ammonium nitrate, urea, ammonium phosphate, ammonium sulfate, समझ में आ रहा है? and some other fertilizer also। अमोनिया से हम inorganic compound को प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा यूजेज, ये जो अमोनिया है, moist ammonia या liquid ammonia are used as a coolant in a refrigerator। Liquid ammonia are used as a coolant in a refrigerator। ये ध्यान दीजिए। अमोनिया से हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। नाइट्रिक एसिड के पहले स्टेप में, जो मैंने पहले ही रिएक्शन बताया था, आपको बोला था कि NO बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो बन रहा है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो हम बनाते हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड में, वो अमोनिया से बनाते हैं। तो उस होल प्रोसेस में
जब अमोनिया को हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराते हैं प्लेटिनम कैटलिस्ट 1100 केल्विन टेम्परेचर पे, तो अमोनिया कन्वर्टेड इनटू NO, जो हेल्प करता है ऑस्टोल प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए। यहाँ तक समझा? स्ट्रक्चर बताने की जरूरत है? स्ट्रक्चर लास्ट टाइम पढ़ाया था, याद है आपको? स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। इसका बॉन्ड एंगल दिया हुआ है हमें, इसका हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? अमोनिया एक बेस होता है, ये भी हमें पता है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड की अगर मैं बात करूं, यही है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है हमारा सेकेंड कंपाउंड है। पहला कंपाउंड क्या था? अमोनिया। सेकेंड कंपाउंड क्या है? नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड क्या है? ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। क्या है? ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जो है ये 4 ऑक्सी एसिड हैं। कौन कौन से? एक हाइपोनाइट्रस एसिड, दूसरा नाइट्रस एसिड, तीसरा नाइट्रिक एसिड, चौथा ये भी नाइट्रिक एसिड है, पर नाइट्रिक एसिड भी बनता है, पर नाइट्रिक एसिड भी होता है, चौथा पर नाइट्रिक। वहां एक पेरोक्सी लिंकेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पेरोक्सी लिंकेज। समझ में आ रहा है? HNO3 की जगह पे वहां पे HNO4 हो जाएगा। अब हाइपोनाइट्रस का मतलब समझते हो, जहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +1। हाइपो आया मतलब +1। समझ में आ रहा है? हाइपोनाइट्रस एसिड ये होगा, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे बनाए तो H2N2O2। तो नाइट्रस एसिड है, बट उसके पहले कुछ हम ऑक्सी एसिड की बात करें तो H2N2O2 ये हाइपोनाइट्रस एसिड है, जिसका स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड N OH और ये OH। समझ में आ रहा है आपको? ये हाइपोनाइट्रस एसिड है। दूसरा जो है HNO2 होगा। क्या होगा? HNO2, जिसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। ये क्या है? नाइट्रस एसिड। इनके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होंगे। एक नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड आएगा, एक OH। यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन OH बना रहे हैं, पर यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे? N डबल बॉन्ड O बना दिया, इधर एक O और एक ऐसा H बना दिया। ये नाइट्रस है। नाइट्रिक एसिड में क्या होगा? HNO3, H और O एक बनेगा, एक नाइट्रोजन होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा। ये समझ पा रहे हैं आप? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। HNO4 कैसा होगा? इन ऑक्सीजन के बीच में वहां पे एक पेरोक्सी लिखिए। इस तरह से भी हो जाएगा। तो ये क्या है? पर नाइट्रिक एसिड। क्या हो जाएगा? पर नाइट्रिक एसिड। इनमें हमें पढ़ना क्या है? नाइट्रिक एसिड के बारे में। इन्हीं के बारे में पढ़ना है जिनका नेम है नाइट्रिक एसिड। इनके स्ट्रक्चर अगर हमें समझ गए तो अब ये जो नाइट्रिक एसिड है मोनो बेसिक एसिड होता है, एक ही H+ दे सकता है। कितना H+ देगा? एक। तो ये क्या हो जाएगा? मोनो बेसिक एसिड। इनके प्रिपरेशन की बात करें, MOP, समझ में आया? मेथड ऑफ प्रिपरेशन इन विच फर्स्ट मेथड की बात करें तो यहाँ पे अगर हम सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, लेबोरेटरी मेथड है, जरा ध्यान दीजिए। ये एसिड है और ये सॉल्ट है, Na को रिप्लेस कर देगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो लेबोरेटरी मेथड में क्या होगा? इन विच फर्स्ट मेथड लैब मेथड। लेबोरेटरी मेथड बहुत इजी है कि सभी सोडियम नाइट्रेट लेंगे। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? एनीवन? NaNO3। और नाइट्राइट क्या होगा? NaNO2। तो सोडियम नाइट्रेट को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड। बाय हीटिंग जब मैं यहाँ पे लूंगा तो इसका एक हाइड्रोजन एक सोडियम के साथ रिप्लेस हो जाएगा। क्या बनेगा? HNO3 प्लस NaHSO। समझ में आया? आप क्या कर सकते हैं? इसी को ना फिर से NaNO3 के साथ रिएक्ट करा दें, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा।
समझा? और यहाँ क्या हो जाएगा Na2SO। ये लैबोरेटरी में हमने नाइट्रिक एसिड निकाला। दूसरा जो प्रोसेस है वो इन अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोसेस में अगर हमें नाइट्रिक एसिड बनाना है तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए आप देखेंगे यहाँ पे ऑस्वाल्ड प्रोसेस दिया रहेगा, जहां पे ऑस्वाल्ड प्रोसेस में हमने पहला स्टेप ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अमोनिया को सभी आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड को जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे NO2 बनाएगा, समझ में आ रहा है? और उसी NO2 को आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बना देगा? NO2 को हाइड्रोलिसिस कर दिया, क्या बना दिया? समझा आपको? यहाँ तक कोई डाउट है? तो ये ध्यान में रखेंगे। इसी रिएक्शंस को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि फर्स्ट जो है ऑस्वाल्ड प्रोसेस जो है, इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप में अमोनिया लेंगे, अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, प्लेटिनम कैटलिस्ट 1100 कैलोरीन अमोनिया कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस किया है तो यहाँ नहीं लिख रहा हूं। नाइट्रिक ऑक्साइड मिल गया। इसी नाइट्रिक ऑक्साइड को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये क्या करेगा? NO2 बना देगा। क्या बना देगा? NO2। इसी NO2 को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा? HNO3 प्लस H। ट्राई टू बैलेंस द रिएक्शन। दो हाइड्रोजन है, समझ में आ रहा है? दो मोल बना दो। इधर क्या करना पड़ेगा? अगर ये दो है और ये तीन नाइट्रोजन, 3 मोल ले लूं, 3NO2 6N17 रिएक्शन बैलेंस है। देखो जरा ये बैलेंस हो रहा है या नहीं? रिएक्शन बैलेंस है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जरा ध्यान देना। नो NO, NO2 नो, नो NO2 नो। नहीं समझा? पहले स्टेप में नो बना है NO, दूसरे में क्या बना है? NO2, तीसरे में नो, नो NO2 नो। तो ऑस्वाल्ड प्रोसेस में वो वहीं पे लिखेंगे जो भी है, समझ में आ रहा है? बुकलेट में ही लिखेंगे कि ऑस्वाल्ड प्रोसेस से अगर हमें नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करना है तो इन फर्स्ट स्टेज प्रिपरेशन ऑफ NO नो, सेकेंड स्टेज नो प्लस O2 NO2। समझ में आ रहा है? NO2 को हाइड्रोलिसिस किया, क्या बना? नो एंड HNO3। समझा आपको? यहाँ तक कोई डाउट है? तो ये था आपका सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ तक कोई डाउट है? LR ग्रेड में, लैबोरेटरी ग्रेड में, ये ध्यान दीजिए नाइट्रिक एसिड में एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 68% जो होता है नाइट्रिक एसिड LR ग्रेड में पाया जाता है। समझ में आ रहा है? बाई मास जो है LR का मतलब समझते हो? रिएजेंट 3 टाइप के होते हैं, मैं आपको बता दूं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएजेंट। वन इज अ ऑर्डिनरी रिएजेंट जिसको OR बोला जाता है। दूसरा होता है LR लैबोरेटरी रिएजेंट, और तीसरा होता है AR। हर रिएजेंट का अगर आप बॉटल देखेंगे, आपके कॉलेज के जो लैब होंगे उसमें OR रहेगा। थोड़ा और हायर में जाएंगे, मास्टर डिग्री में BSc, ये सब में LR। रिजल्ट इन दोनों रिएजेंट से नहीं आ रहा है तब AR यूज करें। AR जनरली एनालिटिकल रिएजेंट बोला जाता है जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? वहां पे प्योर ग्रेड किया जाता है। तो LR कैटेगरी में आप देखेंगे इनका जो परसेंटेज है वो कितना है? 68 बाय मास। The nitric oxide is formed in a recycle and the aqueous HNO3 is concentrated by distillation to give 68% nitric acid by mass. Further concentration to 98 can be achieved by the dehydration with concentrated sulfuric acid. समझ में आ रहा है आपको? ये ध्यान रखें। ये रिएजेंट आपके 3 टाइप के थे, ये खाली ध्यान में रखेंगे। इनका जो मास है 68% बाय मास नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड प्रोसेस में हम प्रिपेयर करते हैं। जो इनके परसेंटेज को और अगर मुझे क्या करना है? बढ़ाना है 68 से बाय 98%, क्या करना पड़ेगा? कंसंट्रेशन, वाटर को रिमूव करना।
वाटर को हम क्या करेंगे, वहां से रिमूव करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, ये ध्यान में रखें। आगे बढ़ जाऊं मैं। स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बट इस स्ट्रक्चर में खाली हमें क्या ध्यान देना है, इनका जो है बॉन्ड एंगल क्या है। तो बॉन्ड एंगल बिटवीन ओ एंड ओ में कितना दिया है, 130। समझ में आ रहा है। इनका बॉन्ड लेंथ अगर मैं बात करूं, इन दोनों में रेजोनेंस होने की वजह से दोनों ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन में कितना होगा, 140 होगा, और इन दोनों के बीच में 90। ये समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक कोई डाउट है। ये स्ट्रक्चर्स को हम ध्यान में रखें। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, इतना नोट डाउन करो फिर में नाइट्रेट आयन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। जस्ट गो थ्रू। नाइट्रेट हमारा रेजोनेंस शो करता है। अब नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड है सब कंजेंट ऑर्डर है। चालू कर दिया क्या, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखना नहीं है, जो नोट्स में वही आप अंडरलाइन करके हुए आगे बढ़ेंगे। प्योर नाइट्रिक एसिड इज अ कलरलेस। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, कलरलेस होता है। नाइट्रिक एसिड लिक्विड फॉर्म में होता है, समझ में आ रहा है, हैविंग विद पंजेंट ओडर। इनका भी ओडर देखेंगे तो कैसा है, पंजेंट ओडर। इम्प्योर नाइट्रिक एसिड येलो ड्यू टू presence of dissolved oxide of nitrogen. Oxide of nitrogen. Pure nitric acid freezes 231 Kelvin and boiled at 355 Kelvin. समझ में आ रहा है। अगर हम प्योर नाइट्रिक एसिड की बात करें तो उनका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 231। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 355। समझ में आ रहा है। LR grade nitric acid is constant, boiling 30, boiling point 394 Kelvin, mixture में azeotropic mixture containing 68% HNO3 and 32% water by mass। मैंने पहले भी वहां पे डिस्कस किया था कि LR grade में वो 68% ही होता है। समझ में आ रहा है। LR grade में नाइट्रिक एसिड का परसेंटेज कितना होता है, 68%, वाटर कितना होता है, 30। उसके परसेंटेज को और बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ रहा है। तो वाटर रिमूव करते जाए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कोई भी डिहाइड्रेटिंग एसिड वहां पे लेके हम। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड इज प्योर नाइट्रिक एसिड कंटेनिंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन वहां पे डिसॉल्व होते हैं, किसमें, नाइट्रिक एसिड। समझ में आ रहा है। फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड इज प्योर नाइट्रिक एसिड एंड कंटेनिंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये ध्यान रखें। हमने नाइट्रेशन रिएक्शन में भी पढ़ा हुआ कि फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड दे देंगे तो नाइट्रेशन रिएक्शन का नाइट्रेटिक रिएजेंट यूज होता है। समझ में आ रहा है। क्योंकि वो NO2 फ्यूम्स देता है, क्या देता है, NO2 फ्यूम्स। तो वहां पे कौन सा ऑक्साइड होता है, NO2, फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर डिस्कस करिए तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, जब नाइट्रिक एसिड को आप हीट करते हैं, नाइट्रिक एसिड को आप हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, ये नाइट्रिक एसिड जो होता है ना वो किसका, ये NO2 का जो है क्या होता है, NO2 ऑक्साइड है किसका, नाइट्रिक एसिड का, एनहाइड्रस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो जब मैं इसको हीट कर दूं HNO3, जब हीट करूंगा डिकम्पोज हो जाएगा, किसमें डिकम्पोज होगा, NO2 में, प्लस H2O और ऑक्सीजन भी मिलेगा। समझ में आ रहा है। ये बैलेंस करेंगे रिएक्शंस को, अगर हमें बैलेंस करना है तो NO2 वाटर NO2 निकलेगा, सो हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन, दो बोलेंगे तो बैलेंस होगा क्या,
नहीं। तो 4 मोल HNO3 ले लिया तो इधर क्या हो जाएगा 4 + 2 एंड 4। समझ में आ रहा है? ये पहला रिएक्शन। नाइट्रिक एसिड को अगर हम किसी ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, समझ में आ रहा है? अगर हम किसी ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा देंगे तो ये नाइट्रिक एसिड क्या बना देगा, नाइट्रेट बना देगा। क्या बना देगा? नाइट्रेट। So being a monobasic acid, it react with metal oxide. Nitric acid, as I told you, क्या होते हैं? मोनोबेसिक। जब ये किसी ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल के ऑक्साइड के साथ, तो ये क्या बनाएंगे? नाइट्रेट बना देंगे। क्या बना देंगे? नाइट्रेट। तो गिविंग ओनली वन सीरीज ऑफ सॉल्ट कॉल्ड नाइट्रेट। तो एक जैसे वो क्या बनाएंगे? नाइट्रेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड को ले लूं और उसको HNO3 से रिएक्ट करा, ये क्या करेंगे? ध्यान देना, ये जो ऑक्सीजन है ना, इसका 2 मोल हाइड्रोजन H2O निकल जाएगा। रिएक्शन ऐसे ध्यान दीजिए, क्या मिलेगा? तो इसका 2 मोल है ना, तो CaNO3 कैल्शियम का +2 नाइट्रेट का -2, इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो। अगर मैं NaCO3 ले जाऊं और HNO3 ले जाऊं तो यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, इसको कैसे बैलेंस करेंगे? कार्बोनेट को HNO3 के साथ, ध्यान देना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसको कैसे लिखूंगा? यहाँ पे NaNO3, ये क्या हो जाएगा? Na है और SCO3 है। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? 1, NO3 का -, क्या बना देगा? NaNO3 प्लस, अब H2CO3 को क्या बोलते हैं? CO2 एंड वाटर। कार्बोनिक एसिड इज फर्दर डिकम्पोज CO2 एंड वाटर। समझ पा रहे हैं या नहीं? ये समझ पा रहे हैं? अब तीसरा जो है, सोडियम कार्बोनेट अगर ले लें Na2CO3 HNO3 के साथ जब रिएक्ट कराएंगे, यहाँ जब इसको स्प्लिट करेंगे, कितना सोडियम है? 2 सोडियम है, तो कितने नाइट्रेट चाहिए अपने को? 2। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ 2 नाइट्रेट। ये क्या बना लेगा? 2NaNO3 प्लस वंस अगेन CO2 एंड वाटर। कैसे? H2CO3 बनाएगा ना, H2CO3 कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड वाटर। ये समझ में आ रहा है या नहीं? द नेक्स्ट रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जरा ध्यान देंगे, इसका ट्रिक आपको बताया होगा। नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा इस तरह से ध्यान देंगे। जब 2 मोल लेंगे तो एक NO2 और एक H2O और क्या दे देगा? नेसेंट ऑक्सीजन। क्या दे देगा? नेसेंट ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मुझे कार्बन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो मुझे यहाँ पे कितना मोल लेना चाहिए? क्योंकि एक C है और ये CO2 में जा रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड? 2। चाहे तो आप पुराना लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, पुराना मतलब T4 वाला रिएक्शन याद है, और या तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि ध्यान देंगे ये एक नेसेंट ऑक्सीजन के लिए 2 नाइट्रिक एसिड लिया, मुझे 2 चाहिए, तभी तो ये NO2 CO2 बनेगा। नहीं समझा? तो इधर कितना नाइट्रिक एसिड? 4 लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है या नहीं? या तो एक शॉर्टकट बता, शॉर्टकट नहीं मतलब एक प्रोसेस बता। कार्बन, अब ये ऑक्सीजन है राइट, कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा? CO2। कितने ऑक्सीजन चाहिए अपने को? 2। अब ये 2 ऑक्सीजन यहाँ 2 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे रिएक्शन में मल्टीप्लाई बाय 2। नहीं समझ में आ रहा? ये 2 नेसेंट ऑक्सीजन कट हो जाएंगे। अब ओवरऑल पूरा रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो C + 4 HNO3 विच गिव क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे पहले एक CO2 लिख दूं, फिर 2 NO2 और क्या लिख दें? वैसे 2 नहीं, ये 2 मोल में 2 था, सॉरी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 ना, +2
H2 और ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो कैंसिल ही हो जाएगा। ये आपका बैलेंस रिएक्शन होगा वन स्टेट में। देखिए समझ में आ रहा है? इसका लॉजिक क्या है वो बताता हूँ। अगर आपको कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट करना है तो ये रिएक्शन समझ में आ रहा है, 2 मोल में 1 नेसेंट ऑक्सीजन। मुझे C से CO2 बनाने के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए? 2। तो इधर कितना मोल लेना पड़ेगा? 4। नहीं समझा? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? और P4 से बड़े वहां पे अलग रिएक्शन होगा। पहले ऑक्साइड बनाता है, फिर ऑक्साइड उसी वाटर के साथ क्या बना लेता है, क्योंकि ऑक्सी एसिड और फास्फोरस जब वो वाटर में आएगा कांटेक्ट तो क्या बना लेता है? फास्फोरिक एसिड। तो ये P4 को HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे। सबसे पहले P4O10 बनाता है, बाई प्रोडक्ट वाटर भी है ना, उसी वाटर के साथ कंबाइन होकर वो क्या बना लेगा? समझ में आ रहा है? अगर मैं शॉर्टकट बताऊं ये किस में चला जाएगा? H3PO4। P4 है तो 4। समझा मेरा बात? नहीं समझा? अगर यहाँ पे 10 ऑक्सीजन चाहिए तो ये HNO3 कितना लेना पड़ेगा? 20। 2 नाइट्रिक एसिड 1 ऑक्सीजन दे रहा है, तो मुझे 10 चाहिए ना, O10 बना रहा है, तो कितना चाहिए यहाँ पे? 20। अरे क्या सोच रहे हैं? 2 मोल 1 तो 10 चाहिए, क्योंकि P4O10 बना है। 10 ऑक्सीजन चाहिए तो क्या करेंगे? 20 मोल। अब 20 मोल को हम बैलेंस कर सकते हैं या नहीं? यहाँ 20 लिख दिया तो 20 NO2 मिल जाएगा, 10 वाटर मिलेगा। वाटर हमेशा हाफ मिला है, समझा? 10 वाटर। अब 10 वाटर में से ये P4O10 किसमें गया पता है? 4H3। मतलब हमें कितना वाटर यूज करना होगा? 6। तो ये सब बनेगा ना, प्लस 20 NO2। अब वाटर कितना बचा? 10 में से 4। ये देखेंगे ना फास्फोरस पे ये वाला बैलेंस दिया। अब मैंने शॉर्टकट में कैसे किया वो समझ में आ रहा है? कि पहले P4O10 में गया रहेगा, फिर O10 से कन्वर्ट हुआ रहेगा ऑक्सी एसिड। उसका रीजन क्या है? यहाँ वाटर है इसलिए। ये एनहाइड्रस ऑक्साइड है ना, समझ में आ रहा है? जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान। P4O10 बना था, ये वाटर था, H3PO4। सल्फर को अगर मैं रिएक्ट करा, सल्फर एसिड फॉर्म में होता है। सल्फर कौन से फॉर्म में होता है? एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या होगा? एसिड, ये जो सल्फर है सबसे पहले किस में जाएगा? सल्फर मेरा SO2 में जाएगा। समझ में आ रहा है? सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दूं मैं तो वो किस में जाएगा? सबसे पहले SO3 में मैं कन्वर्ट करूंगा। समझ में आ रहा है? +6 में, तो +6 उसका SO3 होगा। अब SO3 को वाटर दे दिया जाए तो ये किस में चला जाएगा? H2SO4 में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ऐसा इसको 8 मोल चाहिए तो 8 × 3 24। इधर देखना ना 48 दिया रहेगा। रिएक्शन को लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? अब ये 8SO3 अगर 48 दिया है तो 24 वाटर नहीं मिला रहेगा। लॉजिक बता रहा हूँ। SO3 को 1 मोल, 1 SO3 को 1 मोल वाटर दिया तो क्या हो जाता है? H2SO4। तो मेरा 8 अगर सल्फ्यूरिक एसिड बचा, मतलब 8 यहाँ पे हो गया, मतलब 8 वाटर यूज कर लिया। अब बचा कितना रहेगा? 60। अब ओवरऑल रिएक्शन में देखना, वहां 60 वाटर रहेगा और क्या रहेगा? 48 NO2। जरा देखो, लॉजिक देखो, समझ में आ रहा है नहीं? 16 यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ? 24 वाटर मिलना चाहिए था ना। तो लॉजिक क्लियर हो रहा है या नहीं? क्योंकि ये SO3 किस में जाएगा? वाटर। इट इज अ एनहाइड्रस ऑक्साइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर वाटर मिल गया तो कंबाइन होकर क्या बना लेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? तो पूरा रिएक्शन वहां पे है, यहाँ खाली लॉजिक बता रहा हूँ, हाउ टू राइट द रिएक्शन एंड हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? पूरा रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में मैंने खाली डायरेक्टली लास्ट में लिखा है, आपको टेक्निक समझना है। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है? आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडिक एसिड। तो आयोडीन क्या करता है पता है? ये पहला रिएक्शन सब में ध्यान रखना, वो फर्स्ट वाला कौन सा? 2 मोल नाइट्रिक एसिड NO2 वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन। ये रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ाया है तो आपके लिए थोड़ा इजी होना चाहिए। तो अगर मैं I2 ले रहा हूं, ऑक्सीजन यहाँ पे ले रहा हूं नेसेंट, तो ये क्या बना रहा है? I2O5 में जाएगा आयोडीन पेंटाऑक्साइड, और इसी आयोडीन पेंटाऑक्साइड को अगर मैं वाटर दे दूं तो क्या हो जाएगा?
HiO3 आयोडिक एसिड। समझ में आ रहा है? अब ये 2 है, 2 मोल ले लूं मैं। अब यहाँ ध्यान देना, ऑक्सीजन कितना यूज किया है? 5 ऑक्सीजन पे, यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा। ये 5 लेने के लिए मुझे नाइट्रिक एसिड कितना चाहिए? मैं डायरेक्टली लिख दूं 10HNO3, नहीं समझा। अब 10HNO3 में आपको वाटर कितना मिला रहेगा? 5 में आप यहाँ कितना यूज करें? 1, तो ये तो बचा कितना? और क्या मिलेगा? NO2 10 है ना, 10 निकल जाए। NO2 जितना मोल है ना उतना रहेगा, ये ध्यान में रखना। और वाटर उसका हाफ, क्यों? S तो एक ही है 1 मोल में, तो वाटर के लिए 2 आयरन चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है? और क्या है? P4 पढ़ा ही दिया है, आयोडीन पढ़ा दिया, सल्फर पढ़ा दिया। थोड़ा ऊपर जाओ, आर्सेनिक और फास्फोरस सेम, हाँ पूरे पढ़ा होगा सेम। जब AS और P4 एज इट इज हो वो सेम रिएक्शन। ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाला समझ में आ रहा है हमें या नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट है? अब थोड़े कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। नाइट्रिक एसिड इस H2S को कैसे ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो जरा ध्यान दीजिए। कुछ कन्वर्जन है जो आपको ध्यान में रखना है। सल्फाइड जो है, सल्फाइड टू सल्फर जाता है, समझ में आ रहा है? अब सल्फाइड टू सल्फर जाना है मुझे, तो H2S लेना पड़ेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? H2O प्लस ये सल्फर बन जाएगा। यहाँ कितना ऑक्सीजन यूज किया आपने? 8, तो हमें नाइट्रिक एसिड कितना लेना होगा? 2 मोल। रिएक्शन बैलेंस कर पाएंगे? नहीं। आप समझ पा रहे हो या मैं ही खाली स्पीड में लिख रहा हूँ? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा देखते हैं एक बार फिर से। HNO3 ले लिया 2 मोल, क्या दे रहा है ये? NO2 वाटर नेसेंट ऑक्सीजन, ये 2 मोल। समझा आपको? ओवरऑल रिएक्शन में वाटर कितना होगा? एक इधर लिखा है एक इधर ना, कितना हो जाएगा बोलो? 2 मोल। बैलेंस रिएक्शन आप लिखेंगे। दूसरा और कंपाउंड को हम ऑक्सीडाइज करेंगे। H2S को हमने क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया, राइट? तो हमें क्या मिल गया? इस तरह से मिल गया। नाउ द नेक्स्ट वन, अगर यहीं पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड दे दें, हमने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया था तो NO2 मिला था। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो क्या मिलेगा? बाई प्रोडक्ट N। समझ में आ रहा है? नाउ SO2 जो है, SO2 यहाँ पे हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो SO2 जो है वो SO4 में जाता है। इसमें जाता है SO4 में। सेकेंड कन्वर्जन SO2 टू SO4 माइनस, सल्फेट माइनस। ये सारे कन्वर्जन है, जैसे ऑर्गेनिक का कन्वर्जन होता है वैसे इनऑर्गेनिक की कन्वर्जन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब क्या होगा पता है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ये नाइट्रिक एसिड इनके साथ रिएक्ट कर रहा है ना, वैसे सल्फ्यूरिक एसिड भी रिएक्ट करेगा। ये कन्वर्जन के लिए ना आपका KNO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी सेम होगा। इसी कन्वर्जन पे पोटेशियम डाइक्रोमेट भी सेम होगा। तो फर्क क्या होगा? KNO4 कितना नेसेंट ऑक्सीजन देता है वो ध्यान में रखना है। नाइट्रिक एसिड कितना दे रहा है वो ध्यान में रखना है। सल्फ्यूरिक एसिड कितना दे रहा है, ताकि पहला स्टेप देखने का दूसरे का पैटर्न तो यही होने वाला है। नहीं समझा? अभी जैसे मैं नाइट्रिक एसिड पढ़ा, हमने सल्फ्यूरिक एसिड भी पढ़ा हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड एक नेसेंट ऑक्सीजन के लिए 1 मोल लगता है। कुछ याद आ रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड SO2 देता है, वाटर देता है और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। कहाँ पढ़ाया था? ग्रुप 50 के प्रॉपर्टीज। नहीं समझा? तो ये ध्यान देना, SO2 टू SO4 कैसे बनाएंगे? 2 ऑक्सीजन चाहिए, राइट? 2 ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पे SO2 है ना, तो 2 ऑक्सीजन चाहिए। कैसे? अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसी SO2 डायरेक्ट ले लो या तो पहला स्टेप सेम लिखो। चलो आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, थोड़ा और इजी है। यहाँ इस तरह से सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या करना है कि अगर मैं SO2 ले रहा हूँ, उसको वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन,
इस तरह से। अब 2 मोल में एक नेसेंट ऑक्सीजन मिला था, तो यहाँ पे SO2 से ये क्या हो रहा है, SO4 में चला जा रहा है, H2SO4, समझ में आ रहा है आपको, एक वाटर और ये इस तरह से ये चला जा रहा है। अब इस रिएक्शंस को लिख देंगे बैलेंस फॉर्म में, एक ही ऑक्सीजन चाहिए था हमें, ये रिएक्शन बैलेंस है, दोनों बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 2HNO3 SO2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, वाटर भी कैंसिल, क्या मिल जाएगा वो 2NO2 H2, देखेंगे तो रिएक्शन वैसा ही है। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ तक कोई डाउट? सर अभी दो नेसेंट ऑक्सीजन मिलेंगे ना, हाँ, यहाँ पे ये वाटर का भी ऑक्सीजन देके हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, किसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मतलब ये जो सल्फेट आयन है नाइट्रिक एसिड से एक ही लगने वाला है। हाँ, इस SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, SO4 माइनस आयन, जैसे यहाँ सल्फाइड आयन दिया था तो डायरेक्ट S-2 ने लेके मैंने क्या ले लिया, H2S। समझ में आ रहा है? और भी कंपाउंड, यहाँ पे हमने ऑक्सीडाइजिंग नेचर के लिए कॉन्सेंट्रेटेड वाला ही हम यूज कर रहे हैं। थर्ड जो है फेरस टू फेरिक, फेरस क्या होता है, Fe+, फेरिक में कन्वर्ट करना है, मतलब Fe+3। फेरस जब ऑक्सीडाइज होगा किस में जाएगा, फेरिक में। अब इसके आयन फेरस से फेरिक, अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, फेरस सल्फेट ले लूँ, समझ में आ रहा है, फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट नॉर्मल बता रहा हूँ, ये पहले किस में जाएगा, Fe2SO4 थ्राइस में, तो ये किस में हो गया, फेरिक में हो गया। अब ये कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट होगा जरा वो ध्यान देना। अब इसमें HNO3 का क्या रोल होगा, राइट, तो ये ऐसे कैसे जाएगा, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दे तो ये चला जाएगा। तो पहला स्टेप आपका HNO3 वाला है, जो NO2 वाटर एंड CO2 सब में मैंने यही स्टेप लिया है, अगर आपने ध्यान दिया। पहले तो मैं एक मोल के लिए बैलेंस कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे FeSO4 लिया, मुझे 2 Fe2 चाहिए, क्या ले लूँ, 2 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड ले लूँ, और ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे ले, 2 Fe है, Fe2 SO4 थ्राइस, एक SO4 इसका भी है ना। अब ये जो H2 बचा है इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, H2, समझ में आ रहा है। तो HNO3 का क्या रोल है, समझ में आ रहा है, कैसे इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है वो समझा आपको। अब ये क्या हो गया, समझ में आ रहा है नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे, 2 नाइट्रिक एसिड प्लस 2 मोल ऑफ FeSO4 प्लस 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच गिव Fe2SO4 thrice plus 1 and 1 2 मोल ऑफ, ये समझ में आया। यहाँ ना एक क्वेश्चन भी बनता है टाइट्रेशन वाला, कि 1 मोल फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए, फेरिक बनाने के लिए कितना मोल जो है नाइट्रिक एसिड लगेगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, वो हमने टाइट्रेशन में पढ़ा रहेगा। ये रिएक्शन समझा, जरा ध्यान देना कि नाइट्रिक एसिड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइज हो गया, और ये किस में चला गया, फेरिक सल्फेट। यहाँ पे हमने रिएक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए ये डाइल्यूट मीडियम में, ऑक्सीडाइज मीडियम में देखेंगे तो क्या लिया है, 2 मोल 1 मोल, ये रिएक्शन बैलेंस है। डाइल्यूट मीडियम में क्या होता है पता है, ये जो NO2 है वो किस में चला जाएगा, NO में, तो आपके पास ऑक्सीजन कितना मिलेगा, नेसेंट ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 मोल ले रहा हूँ तो 2 मोल में ये क्या हो रहा है, वाटर प्लस 2NO प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन, और वहां पे क्या हो रहा था, 1 आ रहा था, ये ध्यान में रखना, इतना ही फर्क है। तो रिएक्शन समझ पाएंगे, पर यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि विच गैस आर प्रोड्यूसेस, NO गैस, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ध्यान में रखना, बोथ आर गैस, समझ में आ रहा है, दोनों क्या है, गैस है। तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ये पूछा है कई बार।
ये कई बार पूछा है, जरा ध्यान में रखिए। तो ये तो था आपका फेरस से फेरी, ये सारे कन्वर्जन थे। रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? अगर हम किसी मेटल को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये मेटल नाइट्रेट बनाता है। क्या बनाता है? मेटल नाइट्रेट। और जो है NO2 गैस देता है। क्या देता है? NO2। कॉन्सेंट्रेटेड में हमेशा NO2 ही मिल रहा है, ध्यान देना। तो क्या बनेगा? मेटल नाइट्रेट बनेगा एंड गैस क्या मिलेगा? NO2। समझ में आ रहा? बट अगर मैं यहाँ पे इसी मेटल को डाइल्यूट फॉर्म में ले लूं, डाइल्यूट HNO के साथ रिएक्ट करा रहा, मेटल नाइट्रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, पर यहाँ पे गैस क्या मिलेगा? NO। समझ में आ रहा? यहाँ पे गैस क्या मिलेगा? NO। ये ध्यान में रखिए। और कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो N2O बनाए, वो बताऊंगा कि कौन सा वाला मेटल जो है N2O बनाए, वो N2O वाला रिएक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे दो रिएक्शन बताया हुआ है, कौन सा? और ये भी रिएक्शन पहले की जैसा ही होगा कि whenever metal combine with concentrated HNO3 form metal nitrate and whenever metal combine with dilute HNO3 form metal nitrate plus NO। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे नाइट्रेट प्लस NO2, यहाँ नाइट्रेट प्लस NO। ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट है? तो कुछ मेटल के रिएक्शन भी दिए जो हम आगे डिस्कस करेंगे। दिया भी है क्या रिएक्शन इसमें? हाँ, ये थोड़ा आगे बढ़ जाए। ये दूसरा एक्टिव मेटल का ऐसा है, जिंक कॉपर ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, समझ में आया? अगर हम जिंक की बात करें, कॉपर की बात करें, कॉपर में तो आपको कॉपर, लेड, ये सब जो है NO2 एंड NO देंगे, बट जिंक ऐसा है ना जो डाइल्यूट मीडियम में N2O देगा। क्या दे देगा? N2। तो जिंक वाला रिएक्शन ध्यान में रखना। अगर मैं यहाँ पे कॉपर ले लूं, समझ में आ रहा है, या Pb ले लूं, तो कॉपर को जब HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा? कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट। समझ में आ रहा है? CuNO3 प्लस क्या मिल जाएगा आपका? वाटर एंड NO2 गैस। ये जरा ध्यान दीजिए, कॉपर ये सब समझ में आ रहा है आपको? कॉपर और लेड को अगर मैं रिएक्ट करा तो ये कॉपर जो है इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना ले रहा है? कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस NO2। अगर मैं ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ले रहा हूं तो NO2 मिलेगा, डाइल्यूट फॉर्म में ले लूंगा तो क्या मिलेगा? Na। अब यहाँ पे रिएक्शन को आप NCERT में जाएंगे तो डायरेक्टली दिया है, जहाँ पे हमने कॉपर वाला रिएक्शन दिया रहेगा था। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे कॉपर जो है पहले CuO में जा रहा है, राइट? और ये CuO HNO3 से रिएक्ट करके CuNO3 ट्वाइस में जा रहा है, मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन चाहिए। तो एक ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या ले लिया? 2 मोल, ये 2NO2 एंड मेसिंग ऑक्सीजन। अब यहाँ अभी तक 2 मोल लिया था, फिर से 2 मोल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉपर नाइट्रेट बना देगा। तो पहले कॉपर जो है कॉपर ऑक्साइड में जाता है और कॉपर ऑक्साइड जो है नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन होकर कॉपर नाइट्रेट बना देता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे टोटल मोल कितना हुआ? कॉपर प्लस 4 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहेगा, क्या बनाएगा? कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस NO2। अगर मैं यहीं पे कॉपर को डाइल्यूट फॉर्म में ले लूं तो इसका जो वाटर की क्वांटिटी रहेगी, ये HNO3 का क्वांटिटी रहेगी वो ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा लेना पड़ेगा। अब कॉपर के जैसा और कौन कौन रिएक्शंस हो कर सकते हैं? Ag और Hg, Ag और Lg। सेम वो भी क्या देंगे? NO2 गैस। क्या दे देंगे? NO2 गैस। बट अगर डाइल्यूट मीडियम में लेते हैं, कौन से मीडियम में? डाइल्यूट, तो कॉपर, सिल्वर और मर्क्यूरी ये क्या दे देंगे? ये आपको NO दे देंगे। क्या देंगे? NO। मैं आपको बताऊं ये रिएक्शन कौन सी प्रोसेस पे चल रहा है? ये रिएक्शन एक आपको रेडॉक्स रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया गया। यहाँ मेटल की रिएक्टिविटी, कॉपर जो है, सिल्वर जो है
मर्क्यूरी, गोल्ड, ये सब जो है ना हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं देता। मैंने यहाँ पे जो भी मेटल लिया ना, देखो कौन सा लिया। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब रिएक्टिव मेटल ले रहे हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव, ऊपर ही दिया हुआ है, वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। गेट माय पॉइंट? अब कनेक्ट कर पा रहे हो इसको? ये यहाँ कौन सा मेटल लिया वो जरा ध्यान, आगे उस पे भी आऊंगा, क्योंकि ये पहले इसलिए ये एनसीईआरटी का रिएक्शन। एनसीईआरटी में डायरेक्टली अपने को क्या दिया है, ये देखो, कॉपर को डाइल्यूट मीडियम में लिया ना, 8 मोल HNO3, तो क्या होगा 3CuNO3 ट्वाइस एंड 4 वाटर एंड 2 NO। यहाँ पे क्या बना है, NO बना है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि कॉपर जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेजर प्रोडक्ट नाइट्रेट ही बनाने वाला, बट कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगा, NO। कॉन्सेंट्रेटेड में कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगा, NO2। बट अगर मैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की बात ना करूं, जिंक पे आ जाओ, जिंक क्या है जरा ऊपर दिया है, तो जिंक जो है डाइल्यूट मीडियम में क्या देगा, जिंक इन अ डाइल्यूटेड फॉर्म N2 बना देगा। क्या बनाएगा, N2। समझ में आ रहा है? ये नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ NO2 ही देगा। जिंक का रिएक्शन देखो, ये तो कॉन्सेंट्रेटेड वाला रहना चाहिए। नहीं दिया है क्या? ये इधर ध्यान, कि ये जिंक को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करा, जिंक नाइट्रेट मिल गया। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन जो है, ये जो हाइड्रोजन बचा है, ये नाइट्रिक एसिड के साथ वाटर और अमोनिया बना देता है, और बाद में ये अमोनिया और नाइट्रिक एसिड, अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं, जो डिकम्पोज किसमें होते हैं, N2O एंड वाटर। ये N2O कैसे बनता है उसका भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया, क्योंकि अब जिंक जब रिएक्ट करेगा, जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, राइट? तो जब जिंक रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड से, पहले क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। समझ में आ रहा है आपको? क्यों यहाँ पे N2O बचा, वो ध्यान दीजिए। अब ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऐसा 4 मोल लिया, तो 8 हाइड्रोजन है, ये नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट किया तो क्या बनाया, वाटर बनाया, और ये अमोनिया में चला गया। ये N जो है अमोनिया में गया, बाकी जो ऑक्सीजन है ये 3 वाटर में चले गए। ये समझ में आ रहा है? अब ये जो अमोनिया है नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, ये NH4 और ये NO3, एसिड बेस रिएक्शन, अमोनियम नाइट्रेट बना दिया। ये वाला अमोनिया इसके साथ, अमोनियम नाइट्रेट हमने पढ़ा होगा, NH4 NO3 को जब हीट करते हैं, ये पूरा रिएक्शन में ये समझ में आ रहा है? With hot dilute concentrated acid ammonium thus form the undergo decomposition to form nitrous oxide। समझ में आ रहा है? तो जब इसको हीट करते हैं, जब मैंने N2 पढ़ाया था, याद आ रहा है कुछ, कि NH4 NO2 लेंगे तो यहाँ N2 बनेगा, और NH4 NO3 ले लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, N2O बनेगा। समझ में आ रहा है? ये N2O के साथ साथ क्या बनेगा, 2 मोल वाटर। तो ये N2O कैसे बना वो समझ में आया आपको? यहाँ तक कोई डाउट है तो ध्यान दें। तो जिंक, अब टोटल HNO3 कितना लिया है, 2 इधर, समझ में आ रहा है? 2 यहाँ पे यूज किया, 2 into 4 8 हो गया, 8 and 1 9 and 1 10 HNO3 लिया है 4 मोल जिंक के साथ। क्या बना, ओवरऑल ये कितना बना, 4 जिंक नाइट्रेट, वाटर इधर 3 इधर 2, 5 वाटर, और क्या मिल गया, N2O। समझ में आ रहा है? सिमिलरली जो भी रिएक्टिव मेटल है, मैग्नीशियम को HNO3 के साथ इस तरह से बना देंगे, N2O गैस। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये ध्यान, ये रिएक्टिविटी समझा, कौन N2O देगा, कौन NO देगा। तो आपकी जो एनसीईआरटी में दिया है कॉपर, लेड और जिंक का रिएक्शन, यही 3 रिएक्शन दिए हुए हैं, तो उनमें कौन NO देगा और कौन N2O देगा वो समझ में आ रहा है? डाइल्यूटेड फॉर्म में, डाइल्यूटेड फॉर्म में N2O कौन देगा, जिंक देगा, वो ध्यान रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में हमें एक्टिव मेटल वाला रिएक्शन नहीं दिया है, बट टेक्निक वही है, इसलिए मैंने वहां पे आपको बताया। ये ध्यान में रखो। आगे बढ़ते, ये सब पढ़ा गया है ना, वेट, हाँ ये हो गया। रिएक्शन विथ नोबल मेटल, ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जरा ध्यान देना। एक्वा रेजिया कैसे बनता है,
एक्वारेजिया के लिए जब हम 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3 लेते हैं, समझ में आ रहा है? HCl और HNO3 को जब आप रिएक्ट कराते हैं HCl प्लस HNO3, तो इसके 3 मोल और इसके 1 मोल 3:1 का रेशियो रहना चाहिए। जब ये कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा? NOCl बना लेता है और वाटर प्लस नेसेंट क्लोरीन व्हिच एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये वाटर बनाता है और नेसेंट क्लोरीन बनाता है। रिएक्शन NOCl, अब यहाँ 3 और 1 4 2 वाटर निकलेगा, समझ में आ रहा है? अब ये जो नेसेंट क्लोरीन है हमारे नोबल मेटल कौन कौन से हैं? कॉपर सिल्वर गोल्ड, उनके साथ रिएक्ट करा दो, तो सिल्वर और गोल्ड के साथ प्लेटिनम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? अगर मैं AuCl3 के साथ, समझ में आ रहा है? AuCl3 के साथ HCl को रिएक्ट करा दो, ये क्या बन जाएगा? HAuCl4। इसको क्या बोलते हैं? ऑरिक क्लोराइड। क्या बोलेंगे? ऑरिक क्लोराइड। ये भी एक कॉम्प्लेक्स बनता है क्योंकि ये कोवेलेंट ही बॉन्ड बनाएगा। अब जो बॉन्ड बना ये कोऑर्डिनेट आ गया, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। यहाँ -1 ये +1, इसको क्या बोलेंगे? ऑरिक क्लोराइड। वहाँ पे दिया रहेगा ऑरोक्लोरिक एसिड, ऑरोक्लोरिक एसिड। ये ऑरिक क्लोराइड है, जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा क्या बन जाएगा? ऑरोक्लोरिक एसिड। जब आप PtCl4 प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस इसको HCl से रिएक्ट करा दें, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। ये क्या करेगा? H2PtCl6। समझ में आ रहा है? क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, ये ध्यान रखें। तो ये हमारा, अब इसमें ना एक्चुअली ऐसा भी रिएक्शन देना चाहिए, यहाँ पे वैसा है। पहले गोल्ड जो है हमारा, ये पहले गोल्ड नेसेंट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके AuCl3 बनाएगा, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे पहले प्लेटिनम नेसेंट क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा? PtCl4। बाद में ये HCl के साथ इस तरह से ये कंबाइन होके क्या बना लेगा? क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। यहाँ तक समझा? कोई डाउट है? ऑर्गेनिक के रिएक्शन पढ़ाने की जरूरत है क्या? ऑर्गेनिक का रिएक्शन जरा देख लेना। नाइट्रेशन रिएक्शन है, जब भी हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज, ये क्या होगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड। सुक्रोज कंबाइंड विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट में भी पाया जाता है, राइट? फिर नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन कहाँ पे यूज किया है? हमने एल्केन पे यूज किया है, हमने बेंजीन में यूज किया है, तो नाइट्रेशन भी हमने पढ़ लिया। यहाँ पे ये सब रिएक्शन। एंड आफ्टर दैट यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। हाँ, इसमें एक पार्ट और पढ़ाऊंगा मैं, ब्राउन रिंग टेस्ट। पहले इतना गो थ्रू कर लीजिए, ब्राउन रिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ना। काफी क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट एसिड। क्वालिटेटिव एनालिसिस समझ में आ रहा है? नाइट्रेट आयन मतलब यहाँ पे NO3 माइनस है, तो उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? नाइट्रेट आयन के डिटेक्शन को हम रिंग टेस्ट बोलते हैं या नाइट्रेट आयन टेस्ट बोलते हैं, तो ब्राउन रिंग टेस्ट भी बोला जाता है। तो होता क्या है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट लेते हैं। क्या लेते हैं? फेरस सल्फेट। फ्रेश प्रिपेयर करेंगे, क्या करेंगे? फेरस सल्फेट का सॉलिड लेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वहां पे फ्रेश FeSO4 लेंगे, aqueous solution of nitrate NO3 minus ion and pure concentrated sulfuric acid, then add it carefully drop wise side of the test tube से। सबसे पहले फेरस सल्फेट लेंगे और मेरा जो नाइट्रेट आयन रहेगा एक्वस मीडियम वाला वो लेंगे, उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड को ड्रॉप वाइज टेस्ट ट्यूब के साइड से वहां पे ड्रॉपर के हेल्प से ऐड करेंगे। जब हेल्प करेंगे तो क्या होगा? ड्रॉप वाइज अलोंग विद द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, एज आई टोल्ड यू कि वो साइड से टेस्ट ट्यूब के साइड से वहां पे ऐड करेंगे। द अपीयरेंस ऑफ डार्क ब्राउन रिंग एट जंक्शन ऑफ द टू लेयर, दो लेयर के बीच में एक ब्राउन रिंग बनेगा, समझ रहे हैं? और वो रिंग क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन।
उनके रिएक्शन के हम लोग डिस्कस करेंगे। द ब्राउन रिंग टेस्ट for nitrate depend for the ability of Fe+2 ion to reduce nitrate ion to नाइट्रिक ऑक्साइड। सबसे पहले Fe+ जो है एसिडिक मीडियम में कंबाइन होके ये नाइट्रेट को NO में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ रिएक्शंस क्या होगा, नाइट्रेट आयन का ये ऐसा होता क्यों है, नाइट्रेट आयन है एक्वस मीडियम में, राइट। यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ, फेरस सल्फेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। तो क्या हो जाएगा, Fe, फेरस में Fe+2, समझ में आ रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड एन ऑफ द टेस्ट ट्यूब साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब ऐड करें, मतलब H+, ये समझ में आ रहा है आपको। तो ये क्या बनेगा, NO, ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसको रिड्यूस करेगा तो खुद क्या होगा, तो ये Fe+3 और रिड्यूस कैसे, ऑक्सीजन निकल रहा है ना ये, अब ये H2O में चला, समझ में आ रहा है। अब ये जो आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट लिया था, अब उसी में ये NO भी है, राइट। तो आपका ये जो FeSO4 सॉल्यूशन है एक्वस मीडियम में, FeH2O, ये 6 एक कॉम्प्लेक्स है, समझ में आ रहा है, 2+ में सल्फेट फॉर्म। अब ये NO के साथ जब कंबाइन होगा, NO मेरा गैस मिला था, ये कंबाइन होके क्या बनाएगा, FeH2O 5N, समझ में आ रहा है, और ये आपका 2+। अब यहाँ पे इनके ऑक्सीडेशन भी पूछ ले, इसके वजह से ये कॉम्प्लेक्स की वजह से ही यहाँ पे ब्राउन रिंग बनता है, समझ में आ रहा है, इसी की वजह से ब्राउन रिंग बनता है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स होता है। इसका नेम क्या होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे बोलेंगे ये वाटर 5 है, समझ में आ रहा है। तो पेंटा एक्वा, वाटर के लिए एक्वा यूज करते हैं, NO के लिए हम नाइट्रोनियम आयन यूज करेंगे यहाँ पे। तो पेंटा एक्वा नाइट्रोसिलियम आयन 1, आयन क्यों लिया यहाँ पे, Fe के लिए 1 क्यों लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 0 है, ये +1, NO जनरली 0 होता है, बट इसके साथ वाटर कॉम्प्लेक्स में ये +1 हो जाता है, तो यहाँ पे ये +1 ओवरऑल चार्ज +2, तो Fe क्या हो जाएगा +1, ये समझ में आ रहा है। तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट का क्या है रिएक्शन। सबसे पहले नाइट्रेट आयन एसिडिक मीडियम Fe+2 के कांटेक्ट में NON Fe+3 बनता है, जो आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस मीडियम में फेरस सल्फेट बनाया उसमें NO जब एंटर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर, समझ में आ रहा है। इसका यूजेज, ये नाइट्रिक एसिड का यूजेज, नाइट्रिक एसिड कहाँ पे, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रेट कंपाउंड बनाने के लिए, नाइट्रो कंपाउंड बनाने के लिए, बहुत सारे एक्सप्लोजिव कंपाउंड जिसमें नाइट्रो होते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन में TNT, TNG क्या होता है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, TNT ट्राइनाइट्रोटोलुईन, पिक्रिक एसिड, समझ में आ रहा है, ये सब बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये सारे यूजेस हैं नाइट्रिक एसिड का जो हम देखते हैं, समझ में आ रहा है। नाइट्रिक एसिड का यूजेस पढ़ लेंगे, इसके बाद हम डायरेक्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ये सब नहीं पढ़ेंगे।